अस्सलाम वालेकुम। 4 सितंबर 2025 से दोस्तों नेपाल से ये खबर सुनने को मिलती है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। इनमें शामिल है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि एक बड़े नाम है। इस खबर से 4 दिन के बाद 8 सितंबर 2025 में नेपाल से एक और खबर सुनने को मिलती है कि नेपाल में जेन जी ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट ने दुनिया को हिला के रख दिया। ये वही जेन जी है जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये नहीं सुधरेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता, पर उन जेन जी ने नेपाल की गवर्नमेंट गिरा दी है। वहाँ के पीएम केपी शर्मा ओली को रिजाइन देने पे मजबूर कर दिया है। इस प्रोटेस्ट के दौरान पीएम हाउस जला दिया गया, पार्लियामेंट को भी आग का निशाना बना दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर को तो रोड पर निकाल करके जूतों से मारा गया और एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ घर में आग लग जाने की वजह से मारी गई। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट सिर्फ ऐप्स को बैन करने पे, या क्या यहाँ पर कुछ और भी रीजन है? तो आइए जानते हैं उन रीजन को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगस्त 2023 में नेपाल की गवर्नमेंट तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक नोटिस देती है कि उनको अगर नेपाल में कंटिन्यू करना है तो उन्हें रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरी करनी होगी, जिसमें उन्हें नेपाल में अपना एक ऑफिस खोलना होगा, उसमें अपना एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना होगा, ताकि नेपाल की गवर्नमेंट जब भी चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी डिलीट करवाना हो तो करवा सके। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस पर अमल नहीं किया। नेपाल की गवर्नमेंट ने इन लोगों को 5 बार पब्लिक नोटिस दिए, पर इन सब में से सिर्फ एक बड़े प्लेटफॉर्म ने इस पर अमल किया, उसका नाम है टिकटॉक। इसलिए टिकटॉक के अलावा बाकी के प्लेटफॉर्म को 4 सितंबर 2025 में बैन कर दिया गया। नेपाल में एक एनजीओ है हामी नेपाल के नाम से, उसने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोटेस्ट में उनके साथ ज्यादातर जेन जी ने हिस्सा लिया, ज्यादातर यंग लड़के जिनकी एज 20 से 25 साल के दरमियान थी, जो कि इस प्रोटेस्ट में स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में नजर आ रहे थे। तो मैतीघर मंडेल से पार्लियामेंट की तरफ ये मार्च की जाती है। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पुरअमन था और इसमें किसी किस्म का वायलेंस शामिल नहीं था। नेपाल की गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए पुलिस को रास्ते में खड़ा कर देती है। पुलिस रबर बुलेट्स, वाटर कैनन्स और टीयर गैस के थ्रू इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, पर ये लोग रुकते नहीं है। पर जब पुलिस ने इन लोगों को इस तरह से रोका तो ये पुरअमन प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा अफरा तफरी में बदल गया। पब्लिक के पार्लियामेंट में घुसना शुरू हो गई और यहाँ पर पुलिस ने वो कर दिखाया जो कोई तवक्को नहीं कर सकता था। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पे ओपन फायर कर दिए और ये ओपन फायर रबर बुलेट से नहीं किए गए, रियल बुलेट से किए गए। कुछ ही देर में 19 प्रोटेस्टर्स तो उसी वक्त मारे गए, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था और 400 लोग जख्मी हो गए। पर ये प्रोटेस्टर्स अब भी माने नहीं। काठमांडू में होने वाला ये एहतजाज बढ़ता ही चला गया और नेपाल के दूसरे शहर पोखरा, बुटवाल, भरतपुर और दमक में भी होने लगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सिर्फ ऐप्स पे पाबंदी लगाने पे इतना प्रोटेस्ट, पर इसका जवाब ये है कि सिर्फ ऐप्स पे पाबंदी ही इसकी वजह नहीं है, पर यहाँ पर कुछ और रीजन भी शामिल है। सबसे पहला रीजन ये है कि नेपाल में करप्शन बहुत ज्यादा है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा वहां पर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स का नेपोटिज्म। अगर सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल में यंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% रहा। यहाँ आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, यानी हर 5 में से एक शख्स बेरोजगार। वहां पे किसी किस्म की न्यू जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है। लोग मुल्क को छोड़ करके जा रहे हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि लोग रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने जा रहे हैं। फरवरी 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 15,000 नेपाली रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने गए और उस वॉर में लड़ने के दौरान बहुत से नेपाली मारे भी गए। अब वहाँ के लोगों की ये हालत देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए था कि कुछ ख्याल करते, पर वो लोग तो अपनी लग्जरियस लाइफ ही जीते रहे। उनके बच्चे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े और शूज खरीदते और एक जबरदस्त लेविश लाइफ गुजार रहे थे। एक्चुअली इन प्लेटफॉर्म पे बैन लगाने से पहले इन पर, खास करके यूट्यूब पर, आम पब्लिक बहुत सारी वीडियोस बना रही थी, जिन वीडियोस में इन मिनिस्टर और इनके नेपो किड्स की लग्जरियस लाइफ को दिखाया जा रहा था। हैशटैग नेपो किड्स भी ट्रेंड करने लगा। इन वीडियोस में एक कंपैरिजन दिखाया जाता कि कैसे नेपाल के बच्चे मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं, जबकि पॉलिटिशियंस के बच्चे बहुत ही लेविश लाइफ गुजार रहे हैं। इन प्रोटेस्टर्स का यही कहना था कि नेपाल की गवर्नमेंट इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे कंट्रोल करना चाहती थी और ये कंट्रोल वो सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि आवाम की आवाज को दबाया जा सके। Social media banned by the government extremely, it is against our freedom of speech and they want to control us.
just like a dictator. अब अगर यहाँ पे करप्शन की बात कर लें तो नेपाल 2008 से पहले एक मोनार्की कंट्री था, जबकि 28 मई 2008 में ये एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना और तब से लेके अब 2025 तक यानी 17 साल के दरमियान में यहाँ पर 13 बार गवर्नमेंट चेंज हुई। कभी केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट होती तो कभी पुष्प कमल दहाल की और कभी शेर बहादुर देबुआ की। इन्हीं 3-4 लोगों के दरमियान में गवर्नमेंट घूमती रहती। यहाँ करप्शन की बात करें तो ये सारे ही पॉलिटिशियंस किसी न किसी तरह किसी न किसी करप्शन में मुब्तला थे। किसी पे कोई इल्जाम तो किसी पे कोई इल्जाम, पर निजाम कुछ ऐसा है कि वहां पे किसी पर भी कोई इल्जाम साबित ना हुआ, किसी को कोई सजा ना मिली। अब जहाँ पे ऑलरेडी करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म से लोग ऑलरेडी परेशान थे, ऐसे में इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमाने के भी बहुत से रास्ते हैं और साथ साथ ये एक रास्ता था कि जिसके जरिए वो अपने प्यारों से जो कि दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं उनसे कम्युनिकेट कर सके, उनको देख सके, उनसे बात कर सके। पर इस पर भी बैन लगा दिया गया और इन सब के बाद जब वो एहतजाज करने निकले तो वो भी नहीं करने दिया गया। ऐसे में ये अवाम जो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उनका ये गुस्सा एक्सप्लोड कर गया और वहां की गवर्नमेंट हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी अवाम को रोक ना सकी। 8 सितंबर को ही होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, पर फिर भी अवाम चुप ना बैठी। इस प्रोटेस्ट में प्राइम मिनिस्टर हाउस को जला दिया गया, पार्लियामेंट को आग लगा दी गई और फिर फाइनली 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने भी रिजाइन दे दिया और इस तरह से अवाम ने नेपाल की गवर्नमेंट गिरा दी। इस पूरे हादसे के बाद नेपाल का मुल्क एक एग्जाम्पल बन गया है पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए कि जब अवाम के साथ नाहक किया जाता है उसकी आवाज को दबाया जाता है और जब अवाम अपनी पर आती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। इसीलिए अवाम को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि ये वक्त आए कि अवाम का भरोसा इस हद तक खत्म हो जाए कि वो भरोसा दोबारा हासिल करना मुश्किल हो जाए। जैसे कि एक ऐसा ही प्रोटेस्ट मार्च 2025 में भी हुआ था, जो कि नेपाल की ही करप्शन के अगेंस्ट था, जिसमें लोगों का ये कहना था कि ऐसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने से बेहतर है कि दोबारा ही मोनार्की आ जाए। लेकिन सच तो ये है कि ये इसका कोई सही रास्ता नहीं है। नेपाल के लिए जो भी बेहतर हो वो डेमोक्रेसी में रहते हुए ही हो, मोनार्की इसका अच्छा हल नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।